अच्छा, सेकंड मेथड में जो अब आएंगे हम, तो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने अभी सीखा था कि विच इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द स्प्रिंग। तो कभी भी दो सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस इक्विवेलेंट होंगे अगर उनकी स्ट्रेन एनर्जी बराबर होगी। स्ट्रेन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क डन बोले, तीनों एक ही चीज है। स्ट्रेन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। तो अगर दोनों सिस्टम की स्ट्रेन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी तो दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे सिस्टम जो ओरिजिनल सिस्टम है वो गिवन है, K1 स्प्रिंग, K2 स्प्रिंग और मूवमेंट हो रही है। और हम इक्विवेलेंट सिस्टम कहाँ बना रहे हैं? हम के इक्विवेलेंट जो हम बना रहे हैं वो हम टोटल जो ऊपर जो एक्स पॉइंट था वहीं पे बना रहे हैं, क्योंकि हमने तमाम काम एक्स के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ तमाम काम जो है वो एक्स के लिए कर रहे हैं। ये गिवन होगा आपके पास कि आपने कहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तमाम काम एक्स के लिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमने के इक्विवेलेंट शो किया है वो एक्स पॉइंट पे ही के इक्विवेलेंट शो किया है। अब नाउ दीज टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। अगर ये जो के इक्विवेलेंट है, दीज टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट, अगर ये के इक्विवेलेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं K1 K2 से, और K1 K2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं के इक्विवेलेंट से। तो जब तक हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों सिस्टम जो है वो बिल्कुल बराबर हैं। और वो कैसे बराबर होंगे? कि दोनों सिस्टम की अगर स्ट्रेन एनर्जी बराबर होगी। तो पहले हम इस सिस्टम जो आपका एक्चुअल सिस्टम था उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। क्या होगी वो? नथिंग बट हाफ K1 x1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जो हमने पहले निकाला था अभी। और सेकेंड हाफ K2 x2 स्क्वायर। तो दोनों जो स्प्रिंग थी इनकी स्ट्रेन एनर्जी आपने निकाल के उसको ऐड कर लिया है। और वो जो स्ट्रेन एनर्जी है बराबर होनी चाहिए इस इक्विवेलेंट सिस्टम के। तो वो इक्विवेलेंट सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी क्या है? हाफ के इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे के इक्विवेलेंट आ गया है, एंड देन यू हैव एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया है जो कि ये शो कर रहा है कि दोनों सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी बराबर है। अब ऑब्वियसली के इक्विवेलेंट निकालना है आपने। अगेन वही बात कि आपने तमाम वेरिएबल्स को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यू नीड टू राइट एक्स, x1 एंड x2 इन सिमिलर फॉर्म, ठीक है, ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया कि हमने तमाम जो x को और x1 को और x2 को हमने थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ऑब्वियसली x इज नथिंग बट l थीटा, x1 इज नथिंग बट l1 थीटा और x2 इज नथिंग बट l2 थीटा। तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, के इक्विवेलेंट को अलग कर लेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यू कैन सी दिस मेथड 2 इज अ बिट सिंपलर देन द मेथड 1। तो ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा एग्जाम में कि हम कौन सा मेथड चूज करना चाहते हैं? ऑप्शन होगा, बट आई विल रिकमेंड यू टू यूज द पोटेंशियल एनर्जी मेथड। आप देखें, आप पहले भी बोल रहे थे ना हमजा, कि हमें कंफ्यूज हो गया था कि क्या बिल्कुल इस्तेमाल सर। करना है। तो मेरे ख्याल से जो ना इसमें आप देखो, पढ़ाना तो सब कुछ होता है ना, क्योंकि यू मस्ट नो कि किस किस तरीके से हो सकता है वो। बट आई बिल्कुल विल रिकमेंड कि बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ ये मेथड इस्तेमाल करो जो सामने नजर आ रहा है ना, स्ट्रेन एनर्जी का। फोर स्प्रिंग की बात हो रही है अभी, ठीक है। सही है सर। तो आप, हाँ, क्योंकि इसमें आपको आसानी रहेगी। फोर्सेस में जो है डायरेक्शन वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दिस इज द मेथड जो आपके सामने शो हो रहा है। सिंपल भी है, कोई मसला भी नहीं है। ओके, सो यू नीड टू सॉल्व द एग्जाम्पल 1.8 एंड 1.10, बुक में है ये, तो काइंडली इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ जो सिस्टम गिवन है इसका हमने स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। अब देखें आप, अगर हम यहाँ पे पहला मेथड, यानी कि मेथड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अगर लगाना शुरू करते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकंड मेथड है, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का मेथड है, वो ज्यादा बेहतर होता है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करना है, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, पहले आपने क्या शो करना है, आपने जो ना यहाँ पे वेरिएबल शो करना है। तो लेट्स लेट्स से कि जो K1 की जो डिफॉर्मेशन है वो x1 है, और K3 पे जो x2 है, और देन वी हैव अ थीटा। तो तीन वेरिएबल्स है बेसिकली यहाँ पे, x1 x2 और थीटा। अच्छा, फिर हमने ये बता दिया कि भाई दो टॉर्जनल स्प्रिंग लगे हुए हैं, KT1 और KT2, जो यहाँ ये जो दो स्प्रिंग आपके पास लगे हुए हैं ये टॉर्जनल हो गए। एंड देन यू हैव थ्री ट्रांसलेशनल हेलिकल स्प्रिंग्स जो यहाँ तीन लगे हुए हैं।
तो 5 स्प्रिंग है आपके पास, यानी कि 5 आपके पास एनर्जीज आएंगी, फिर आपको उसमें से इक्विवेलेंट निकालना होगा। और वही फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। अच्छा, अब दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम इन डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये गिवन होगा कि थीटा, डायरेक्शन ऑफ थीटा का मतलब ये है कि तमाम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे x1 होता तो यूनिट, तो आपको तमाम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना पड़ता x1 के अंदर, फिर वो x1 कैंसिल आउट हो जाता। अगर यहाँ पे x2 होता तो आपको तमाम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना पड़ता x2 के अंदर, फिर वो आखिर में कैंसिल आउट हो जाना। तमाम काम आपने ये करने के, आपने वेरिएबल से जान छुड़ानी है, तो वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, इसीलिए आप वेरिएबल्स को एक दूसरे की टर्म्स में लिखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला अगेन फॉर द, वही फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर द लीनियर स्प्रिंग एंड हाफ के टी थीटा स्क्वायर फॉर द टॉर्जन स्प्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे ये बड़ा आराम से सॉल्व किया हुआ। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के टी थीटा वन स्क्वायर, सॉरी थीटा स्क्वायर। इसका क्या होगा? हाफ के टी टू थीटा स्क्वायर, क्योंकि थीटा तो एक ही है दोनों के लिए। फॉर के थ्री वी हैव हाफ के थ्री एक्स टू स्क्वायर। फॉर के वन वी हैव हाफ के वन एक्स वन स्क्वायर। और के टू का भी एक्स वन डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, जितना K1 जो है वो कंप्रेस्ड होगा उतना ही K2 आपका एक्सटेंड होगा। तो जो K2 की डिस्प्लेसमेंट है वो भी x1 ही है। तो हाफ फॉर K2 वी हैव हाफ K2 x1 स्क्वायर, ठीक है? तो ये 5 आ गई, पांचों को ऐड कर देता है आपने, कुछ भी नहीं करना। तो पांचों को आपने यहाँ ऐड कर दिया है, और जो आपके पास इक्विवेलेंट था, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट निकालना ही नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंट निकालना है तो जो, ठीक है, तो ये टोटल सिस्टम का निकाल लिया आपने। और यहाँ पे ऑब्वियसली अब देखें वेरिएबल्स देखें, यू हैव थीटा, you have theta, you have x1 and x3, so you need to convert this x1 into theta, you need to convert this x1 into theta, you need to convert this x2 into theta। तो अगर मैं वापस जाऊँ सिस्टम में, तो x2 क्या है? x2 is nothing but L2 into theta, क्योंकि जितना ये रोटेट होगा, जितनी ये बार रोटेट होगी, उतनी ये वाली बार भी रोटेट होगी। एंड सिमिलरली x1 is nothing but L1 theta, दिस इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मूला s is equal to r theta। तो वो तमाम जो है वो आप थीटा की टर्म्स में ले आए चीजें, यहाँ पे कॉमन ले लिया थीटा को, और बाकी टर्म्स ये आप बच के आ गई आपके पास। तो ये आपने क्या निकाला है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम। नाउ वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। तो इक्विवेलेंट सिस्टम में क्या आएगा? अब इक्विवेलेंट हम थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? U इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू हाफ के टी इक्विवेलेंट और थीटा स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो ये आ गया कि U इक्विवेलेंट हाफ के इक्विवेलेंट थीटा स्क्वायर। इस ये नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि दोनों जो सिस्टम है वो बराबर होने चाहिए, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी इक्वल। तो ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास के इक्विवेलेंट का की इक्वेशन आ जाएगी आराम से। अच्छा, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। Find the equivalent torsional spring constant of the system shown. Assume that K1, K2, K3, K4 are torsional and K5 and K6 है लीनियर स्प्रिंग। तो यहाँ पे आपके नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये K1, K2, K3 और K4 ये स्प्रिंग तो नहीं है, लेकिन आप आराम से इसकी स्प्रिंग जो स्टिफनेस का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी, मैंने बताया, किसी भी आप मैकेनिकल सिस्टम की स्टिफनेस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर आपको उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पता हो। तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया थीटा से रोटेट हो रहा है, दिस इज, तो आपने उसको यहाँ पे, क्योंकि K5 और K6 दोनों जो है वो लीनियर स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि वो x बाय एन अमाउंट x जो है वो एक्सटेंड या कंप्रेस्ड हो गया। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, 4 आपके पास टोटल स्प्रिंग है और 2 ट्रांसलेशनल स्प्रिंग है। अच्छा, ये क्या अरेंजमेंट है हम यहाँ पे? सो ऑब्वियसली दिस इज अ सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज में जो है वो आप रेसिप्रोकल लेते हैं। तो पहले आपने इन तीनों को सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है आपने, ठीक है? तो वो आप अगले उस पे स्लाइड पे देख सकते हैं कि ये आपने K1, K2, K3 का रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये फॉर्मूला आपके पास तो आ गया। तो K1, K2, K3 इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री स्प्रिंग का स्टिफनेस। तो ये तो एक में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आपके पास ये स्प्रिंग और ये। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे अगेन द सेम फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ओरिजिन सिस्टम और स्ट्रेन एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। तो जो
दोनों को बराबर रख लिया। इक्विवेलेंट में अगेन हम थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाफ के इक्विवेलेंट थीटा स्क्वायर। और यहाँ पे तमाम की तमाम जो ओरिजिनल सिस्टम में जो तमाम का उसका हर पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तमाम की तमाम ऐड हो गई है। तो फोर के फोर क्या होगा, हाफ के फोर थीटा स्क्वायर, के फोर टी कह सकते हैं, और हाफ के फाइव एक्स स्क्वायर, हाफ के सिक्स एक्स स्क्वायर, ये दो तीन हो गए। एंड देन फॉर दिस थिंग हाफ के वन के टू के थ्री, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया है वो, एंड देन थीटा स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं आगे पूरा बन के आ गया, तमाम की तमाम टर्म्स जो है वो थीटा के अंदर है। थीटा कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट द के इक्विवेलेंट। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन के आई है के इक्विवेलेंट आई है। नाउ अगेन देयर इज कोई भी इसमें टर्म जो है वो आपके पास वेरिएबल कोई भी नहीं है, तमाम के तमाम टर्म्स कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? कोई सवाल है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम मास सिस्टम में जा रहे हैं। जस्ट आई नीड यस और नो। यस बोल दे, कोई कोई एक आध बंदा को बोल दे, या कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। जी सर सही है। ओके अच्छा जी, तो देखिए मैं बाबा आपको बोल रहा हूँ कि यू नीड टू वर्क रियली हार्ड। तो आप अगर वो सीरीज क्यों लेंगे, क्या लास्ट क्वेश्चन में सीरीज लिया नहीं लिया था? नहीं सीरीज देखो, एक सेकंड, सीरीज कौन सा वाला सवाल में बात कर रहे हैं आप? इसमें सीरीज जो ये लास्ट सवाल है इसमें तो सीरीज में लिया था ना। सीरीज देखो, सीरीज तो नजर आ जाएगा ना आपको। यहाँ पे कोई भी चीज सीरीज में नहीं आ रही। यहाँ पे बेहतर ये है कि आप जो है स्ट्रेट एनर्जी लगा लें यहाँ पे ना। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जो तीन आपके पास स्प्रिंग है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या सीरीज में क्या पैरेलल में। तो आपने ओवरऑल जो है स्ट्रेट एनर्जी लगा ली इसके अंदर। यहाँ पे आपने पहले सॉल्व किया इन तीन स्प्रिंग को, क्योंकि ये गारंटी है कि ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। उसके बाद आपने जो है वो इक्विवेलेंट वो लगाई है अपने क्या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें पिछले सवाल में जरूरत नहीं पड़ी थी उसको सीरीज में करने की, यहाँ जरूरत पड़ी थी क्योंकि ये तीनों जो है वो क्लियर सीरीज में लगे हुए हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द मास एंड इनर्शियल एलिमेंट। तो ये सब इसमें उसको खास इतना भी मतलब ज्यादा बताने का नहीं है। आप सबको पता है कि मास का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू एम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप। अगर वो आप रोटेशनल में जाएंगे तो आप टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वो T इजिकल टू आई अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले जो दोनों के आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब मास आ गया तो मास देखें, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है या स्ट्रेन एनर्जी होती है। मास में काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो आपके पास जो दो फॉर्मूले हैं सबको पता है कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। हम यहाँ पे एक्स डॉट इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। एक्स डॉट ऑब्वियसली द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑब्वियसली वेलोसिटी। तो ये याद रखेंगे आपने, एक्स जो डॉट है वो इस्तेमाल करना है। और अगर हम रोटेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें सिर्फ फर्क ये आएगा कि मास कन्वर्ट हो जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जो कि जे यहाँ पे शो हो रहा है, और जो थीटा एक्स था वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने बस याद रखना है, बाकी जो फॉर्मूला है वो वही है जो काइनेटिक एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये तो सीख लिया कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैसे निकालता है, कि आप स्ट्रेन एनर्जी को कंपेयर करते दोनों की। फॉर इक्विवेलेंट मास यू विल कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए यू विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, और उसको आप जो है बराबर रख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, ये सवाल करते हैं इसमें छोटा सा। रोलिंग का जो मोशन होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये रोलिंग मोशन हो रहा होता है। रोलिंग मोशन में आप याद रखेंगे जब भी आपका व्हील जो है रोल करता है तो उसमें हमेशा दो मोशन होता है। एक तो लीनियर मोशन हो रहा है, जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आपका टायर रोल करेगा तो आपकी गाड़ी ट्रांसलेट करेगी, सही है।
तो इसमें दो मोशन है, जो व्हील है वो रोल कर रहा है, रोटेशन में है, और जो ओवरऑल सिस्टम है वो आपका ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसीलिए जब भी काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे इस सिस्टम के लिए जो कि जिसमें रोलिंग हो रही होगी, तो हमेशा दो पार्ट्स आएंगे। एक आएगा जो इसका लीनियर मोशन की वजह से आ रहा है, जो ये एक्स जो मूवमेंट स्ट्रेट मूवमेंट हो रही है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये तो इसकी लीनियर मोशन की वजह से आ गया। सेकंड जो ये रोटेट हो रहा है अपने इस एक्सिस के अंदर, एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से एक आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट भी आता है। तो अगेन हमेशा जब भी रोलिंग मोशन आएगा, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और नो स्लिप कंडीशन है, नो स्लिप से मुराद ये है कि कोई भी जितना ये रोटेट होगा, जो जितना भी ये रोटेट हो रहा है स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ये स्किट नहीं करेगा बेसिकली, इसको इस तरह समझना। तो आप ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि हम आगे पीछे लगाते हुए आए हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा वाला। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ s जो है वो x है, तो x इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। नाउ हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि हम इस, क्योंकि देखो इसमें ये देखें आप, इस सिस्टम के अंदर मास भी आ रहा है, मास की क्वेश्चन भी आ रही है और जे की क्वेश्चन भी आ रही है। तो इस सिस्टम के लिए वी कैन फाइंड एम इक्विवेलेंट, यानी कि मास इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और वी कैन फाइंड जे इक्विवेलेंट। आप दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे, आप इस सिस्टम के लिए मास इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं और जे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। वो डिपेंडिंग कि आप क्या करने जाएंगे। अब मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आप एम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो एम इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा ना, वो जो टोटल जो इक्विवेलेंट की जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी, तो उसमें हाफ एम इक्विवेलेंट और एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, एक्स डॉट स्क्वायर। तो जब भी आप इस सिस्टम के लिए एम इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू एक्स। और अगर आप इस सिस्टम के लिए जे इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो आप यू नीड टू कन्वर्ट दिस एक्स इनटू थीटा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ चेक करते हैं नीचे। देखिए पहले वाले में हम एम इक्विवेलेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने क्या किया, पहला जो पार्ट था वो तो वैसे ही रहा, ऐसे एज इट इज है। सेकंड पार्ट में वी कन्वर्ट दिस थीटा इनटू एक्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सही है, तो यहाँ पे थीटा की जगह, थीटा डॉट स्क्वायर की जगह सिंपली यू कैन राइट एक्स डॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो यहाँ से आ गया। और इसको आप ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर जो उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो ये आपने टी निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ जो टोटल सिस्टम का टी है वो आ गया। अब आपने इक्विवेलेंट करना है इसको, तो इक्विवेलेंट में क्या कर लिखेंगे आप, हाफ एम इक्विवेलेंट एक्स डॉट स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे एम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, तो इसीलिए जो इक्विवेलेंट की इक्वेशन थी उसमें हम एक्स ही इस्तेमाल करेंगे। और ये ऑब्वियसली बात है, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल और जो इक्विवेलेंट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज नथिंग बट एम प्लस जे डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इसमें उल्टा करना चाह रहे हैं, यानी कि आप जे इक्विवेलेंट में इंटरेस्टेड है, तो क्या करेंगे आप, फिर आप एक्स को कन्वर्ट करेंगे थीटा में। तो यहाँ देख सकते हैं कि यही ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों पार्ट हैं यहाँ इस्तेमाल किए हमने। तो आप यहाँ पे आप एक्स की जगह आपने आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो कॉमन होगा वो थीटा कॉमन होगा। ऊपर वाले में एक्स कॉमन था क्योंकि हम वहाँ एम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे थे। तो हमेशा याद रखें कि एम इक्विवेलेंट का रिलेशन एक्स से होगा और जे इक्विवेलेंट का रिलेशन थीटा से होगा। तो जे इक्विवेलेंट के लिए यू नीड टू राइट एवरीथिंग इन थीटा, फॉर एम इक्विवेलेंट यू नीड टू राइट एवरीथिंग इन एक्स। इसीलिए यहाँ पे हर जगह एक्स था, ये भी एक्स आ रहा था और यहाँ पे भी हमने एक्स में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे टी इक्विवेलेंट है वो जे इक्विवेलेंट के टर्म्स में आ रहा है, क्योंकि आप जे इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। थीटा आ गया, थीटा डॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यू हैव द आंसर जो कि जे इक्विवेलेंट का आंसर है। तो ये गिवन होगा कि आपने एम इक्विवेलेंट निकालना है या जे इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता चाहूँ यहाँ पे, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पिवट पॉइंट एक ही पॉइंट पे नहीं है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपका पिवट पॉइंट यानी कि जो ओ पॉइंट है जहाँ पे हिंज हुआ हुआ है, अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तो सिस्टम आपका बैलेंस है। लेकिन अगर आपका वो पिवट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर है तो सिस्टम जो है, सिस्टम में मूवमेंट क्रिएट होगा। एक देख रहे हैं यहाँ अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाना चाहूँ सीजी पे तो डब्ल्यू आएगा जो इसका वेट होगा।
और वो W और D जो है ये एक मोमेंट क्रिएट करेंगे एट पॉइंट O, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे पिवट पॉइंट यानी कि O पॉइंट, हिंज पॉइंट और CG का पॉइंट सेम नहीं होंगे, तो आप जो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हमेशा दो पार्ट्स आएंगे। एक जो इसकी रोटेशन की वजह से आ रहा है, जो ये रोटेट कर रहा है, वो आ गया ये वाला हाफ JG थीटा डॉट स्क्वायर। JG कहाँ से आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा रहे हैं एंड सिंपल वो आपके वहां से आ गया। दिस थिंग की कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लीनियरली फॉल करेगा बिकॉज डिस्टेंस आ रहा है, एक मूवमेंट क्रिएट होगा। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ से आ रहा है कि ये सिस्टम जो CG जो है वो लीनियर फॉल करेगा, तो इसीलिए हाफ M x g डॉट स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। और हम इसको कंबाइन करने के लिए करते हैं कि हम J नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, यानी कि हम कह सकते हैं ये तो सिस्टम का आ गया काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सिस्टम काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसको J नोट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा डॉट स्क्वायर में कर रहे हैं, क्योंकि हम J नोट निकालना चाह रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन J, इसीलिए हम तमाम टर्म्स को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो अब अगर ये दोनों बराबर हैं, द फर्स्ट इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन, तो ऑब्वियसली यू नीड टू कन्वर्ट दिस xg इनटू थीटा। तो xg जो है वो क्या होगा? जो इसकी मोशन है डाउनवर्ड, इट्स नथिंग बट d and theta again coming from the s is equal to r theta। तो वो बेसिकली आप इसमें जब डालेंगे xg में तो वो जो थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फॉर्मूला आपके पास आएगा और दोनों कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास ये बन के आएगा J नॉट इज इक्वल टू JG प्लस MD स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को समझ लें पहले, बाकी चीजें हम देख लेंगे। J नोट का मतलब क्या है? मास, देखें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड की वैल्यू डिपेंड करती है आप किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। J नोट का मतलब ये है कि हम इस O पॉइंट पे निकाल रहे हैं इसको, तो ये जो एक्सिस है, जो यहाँ एक्सिस जो इस तरह का एक्सिस होगा उसके अराउंड हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। JG सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम निकाल रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर लेट सपोज किसी भी सिस्टम के अंदर मुझे JG पता है, मुझे G पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पता है, और अगर मैं किसी और पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे O है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ये, तो आई नीड टू, मुझे यहाँ पे ये MD स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। M being the mass of the system, D being the distance between the center of gravity and the hinge point। तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता है कि पहले से थ्योरम का, कि अगर आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पता है लेकिन आप किसी और पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो आपको जो वो पॉइंट है यानी कि O पॉइंट जहाँ पे निकालना चाह रहे हैं और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस पता होना चाहिए। वो डिस्टेंस को स्क्वायर करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मैं जो है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर दूंगा तो वो मुझे उस O पॉइंट पे निकाल के दे देगा जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल है। अच्छा मेरे ख्याल से जो है आई थिंक ओनली 4 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो उसके बाद वैसे तो हमने ज़्यादा काम करना था लेकिन ये स्लो चल थोड़ा हो रहा है, बट इट्स ओके, आई गेस क्योंकि स्टार्टिंग है। तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, 4 मिनट है, आपके पास कोई सवाल हैं तो काइंडली पूछें यहाँ पे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। सावी सर आर यू आप देयर? अच्छा सर समझ बोलो। सर ये मुझे पूछना है कि आप इसके रिगार्डिंग कैसा सवाल देंगे कि हमें ये वाला मतलब यस जे सर। नॉट जे नॉट जब इस्तेमाल करना है वो कैसा सवाल होगा, मतलब ओरिजिन से देखो देख। नहीं, ये तो हमेशा कहीं भी आप जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो कहीं भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हिंज पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे, बस ये याद रखना है, हमेशा इस्तेमाल करना है आपने ये। हाँ अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हिंज पॉइंट एक ही पॉइंट पे, फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना है इसको। तो जब भी आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हिंज पॉइंट सिमिलर नहीं है तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी दो बन के आएंगी, क्योंकि एक तो सिस्टम रोटेट हो रहा है पॉइंट ओ के, और उसका जो सीजी है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड फॉल हो रहा है वो मूवमेंट की वजह से। तो ये आपने तो हमेशा इस्तेमाल करना है, ये बताऊंगा नहीं मैं कि कहाँ इस्तेमाल करना है। जब भी सीजी और वो ओ अलग है आपने इस्तेमाल करना है ये इक्वेशन। क्लियर हुआ है? जी सर। ओके जावी आर यू देयर? यस सर। आप समझ आ रहा है? तुम पहली बार पढ़ रहे होगे तो मुझे नहीं पता तुम्हें कितना क्लियर हो रहा है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ आ तो रहा है, समझ तो आ रहा है, बस साथ साथ कर।
चलो अच्छी बात है, लेकिन ये मैं अभी आगे आगे और कॉम्प्लेक्स होगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहली बार पढ़ने वाले को मसला आएगा, मैंने पहले बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। बाकी Yes. लोग जो मेरे ख्याल से तकरीबन सभी पढ़े हुए हैं, तो उनको फिर भी वो कर लेंगे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, सही है। तो रोज जाके देख लोगे तो, क्योंकि रोज 6 घंटे की क्लासें लगातार हो रही है ना आपकी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो क्योंकि टाइम भी नहीं होता समर में, तो इसलिए जो है आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आके। आर यू Yes. देयर? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आपकी शायद पता नहीं, तो आप में भी मेरे ख्याल से पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सही है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये बात कि चलिए, माइक नहीं, आपको कोई मसला नहीं, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें खुद पढ़नी पड़ेंगी, तो ये करना पड़ेगा, इसी तरह पेपर निकलेगा इसका ना। दूसरी बात ये है कि भाई क्विज के लिए रेडी रहें। मैं क्विज कभी भी हो सकता है, तो क्विज की मैं बताऊंगा नहीं, क्विज होने वाला है अभी ना। क्विज के लिए कभी भी क्विज क्विज 7 वीक है आपके पास, 2-3 क्विज अगर होते हैं तो आपके पास तकरीबन हर अल्टरनेट वीक में तो क्विज हो ही रहा होगा। तो वो क्विज के लिए रेडी रहें, क्विज कभी भी हो सकता है, तो आप पढ़ते रहेंगे तो क्विज आपसे निकल आएगा। जो भी जिस दिन का जो टॉपिक है, तो क्विज के लिए रेडी रहें। बताऊंगा नहीं मैं क्विज कब होना है, बस कभी भी हो सकता है। क्लास में ही होगा वो, और वो एलएमएस पे हो सकता है, कहीं किसी तरह भी हो सकता है वो, तो उसके लिए रेडी रहें आप लोग। So no more questions, I guess. अटेंडेंस का ख्याल रखें, टाइम पे आया करें आप लोग, ठीक है प्लीज। टाइम का ख्याल रखें और अटेंडेंस का ख्याल रखें आप लोग, तो बी केयरफुल, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं, तो इसलिए अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना 2-3 बच्चे तो होंगे तो फायदा ही नहीं है पढ़ने का। तो आई गेस हम कल फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। सो वी विल हैव अ क्लास टुमारो अगेन एट 10:30। तो कल आपसे मुलाकात होती है, फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे।